बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के इंतखाबी तनाज़े के हवाले से कल जो फ़ैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ ही वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब किया था। वफाकी काबीना के इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर क्या गौर व खौस किया गया, वफाकी वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या एडवाइस किया गया, क्या सजेस्ट किया गया, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर ख़ुद से क्या कमेंट किया। तो इस खबर में वफाकी काबीना के इस इजलास की अंदरूनी कहानी आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के गैर कानूनी चैम्बर गिराने का जो हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद बार काउंसिल की अपील पर समाअत हुई। आज की अदालती समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वकला के सामने डट गए। वो वकला जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन वकला को रिहा करने से इनकार कर दिया है। इस खबर में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास तलब किया था, इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर क्या गौर व खौस किया गया। लेकिन नाज़रीन, वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी बयान करने से पहले कल जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उस्मान डार ने क्या बयान दिया था, वो बयान पढ़कर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। उस्मान डार ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि NA-75 डस्का में दोबारा से 18 मार्च को री पोल कराया जाएगा, दोबारा से पोलिंग कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उस्मान डार का अपने बयान में ये भी कहना था कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से री पोल का सुनाया गया है, हमारे जो हल्के के वोटर्स हैं जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, उन वोटर्स की राय की नफ़ी की गई है इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के ज़रिए। उस्मान डार का यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं जिसके तहत प्रिजाइडिंग अफसरान के ताख़ीर से आने पर इलेक्शन कमीशन पूरे हल्के का नतीजा कलअदम करार देता। आखिरी जो बात की गई थी उस्मान डार की जानिब से, जिसमें उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया, लेकिन हम पहले अपना कानूनी हक़ हासिल करने के लिए लड़ेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को कबूल करने या ना कबूल करने के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, कल इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने हंगामी इजलास तलब किया गया था। इस इजलास में और भी बहुत सारे मामलात जो है वो वफाकी काबीना के एजेंडे पर आए थे, लेकिन ख़ास तौर पर गौर किया गया था इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर। जब इलेक्शन कमीशन के फैसले पर गौर व खौस किया जा रहा था तो कुछ वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को ये एडवाइस किया गया कि हमें इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए। लेकिन मैं नाज़रीन को यह बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन ने यह जो फैसला सुनाया है, ये इंतज़ामी ज्यूरिसडिक्शन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया गया है। इस फैसले को चैलेंज करने का जो पहला फोरम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया कि हम फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ये छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहता था। और कुछ वफाकी वज़रा ऐसे भी थे जिन्होंने कल के इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को ये एडवाइस किया है कि हमें इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रजू नहीं करना चाहिए। उन वज़रा का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये मामला मुकम्मल तौर पर सियासी हो चुका है, और इस फैसले के बाद अगर हम किसी अदालत में जाते हैं तो पहला तासुर जो पब्लिकली जाएगा, जिसे अपोजिशन कैश कराने की कोशिश करेगी, और ये कहा जाएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग का मैदान में मुकाबला करने से भाग रही है। दूसरा जो आर्गूमेंट दिया गया वो ये था, एक से ज़्यादा वफाकी वज़रा थे। दूसरा आर्गूमेंट ये था कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं या हाई कोर्ट में चले जाते हैं तो हो सकता है कि अदालत में बैठे जजेस की जानिब से भी ऐसे रिमार्क्स सामने आए, ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने आए कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद भी दोनों जमातों के पास, मुस्लिम लीग नवाज़ और नून लीग के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। दोनों सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला कर सकती हैं। तो इस सूरत में जजेस ये रिमार्क्स दे सकते हैं कि जब मौका मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुस्लिम लीग नवाज़ का मुकाबला करने के लिए, तो मुस्लिम लीग नवाज़ इस अमली मैदान से क्यों भाग रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जो है वो इंतखाबी मैदान में या इंतखाबी दंगल में मुकाबला करने से क्यों कतरा रही है।
तो ये इम्प्रेशन भी अदालत का जो तासर होगा ये भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएगा। तीसरा जो आर्गूमेंट दिया गया कि सोशल मीडिया पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उनके रिश्तेदारी किसके साथ है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके ये दामाद हैं, तो ऐसा तासुर हमारी सियासी जमात की जानिब से नहीं जाना चाहिए कि हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर किसी किस्म के अदम एतमाद का इजहार किया है। उन बुज़ुर्ग का ये कहना था कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम जब हुकूमत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए अपोजिशन के साथ मुशावरत कर रही थी, तो ये नाम जो है हुकूमत की जानिब से फ्लोट किया गया था, हुकूमत की जानिब से पेश किया गया था, जिस पर अपोजिशन की जानिब से एग्री किया गया था और मुतफ़िका तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने का फैसला किया गया था। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर हमें चीफ इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे किया जाता है तो मुतनाज़ा जो है वो हुकूमत होगी, हुकूमत का फैसला मुतनाज़ा होगा और क्रिटिसाइज़ लोगों की जानिब से किया जाएगा कि आज चीफ इलेक्शन कमीशन को वो लोग मुतनाज़ा बना रहे हैं जिन लोगों ने उनका नाम जो है फ्लोट किया था। जिस तरह से चेयरमैन नैब के हवाले से जब अपोजिशन जो है वो चेयरमैन नैब पर क्रिटिसाइज़ करती है, उन पर एतराज़ उठाती है, तो हुकूमत ये कहती है कि ये चेयरमैन नैब हमारा लगाया हुआ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज़ का लगाया हुआ है। अगर हम भी वही करेंगे जो मुस्लिम नवाज़ करेगी तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो सिकंदर सुल्तान राजा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्रिटिसाइज़ किया गया है कि उनकी सईद मेहंदी के साथ रिश्तेदारी है, सईद मेहंदी के वो दामाद हैं और वज़ीर आज़म हुकूमत की जानिब से उन्हें जो तैनात किया गया है, तो ये मुस्लिम नवाज़ के बंदे थे और इसीलिए मुस्लिम नवाज़ के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि इस्लामाबाद के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं आमिर अहमद अली और जो CDA हैं वो भी आमिर अहमद अली हैं। हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आमिर अहमद अली को ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया है, बरकरार रखा गया है, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो चेयरमैन का जो ओहदा है वो भी इजाफी चार्ज आमिर अहमद अली को दिया गया है। और आमिर अहमद अली जो है, नाज़रीन आपको बता दूं कि वो सईद मेहंदी के बेटे हैं और इस सूरत में अगर उन पर एतराज़ उठाया जा रहा है तो फिर आमिर अहमद अली पर भी आइंदा आने वाले दिनों में एतराज़ उठाया जा सकता है लोगों की जानिब से। लेकिन बजाय इस चीज़ की हकीकत को समझते हुए कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है आमिर अहमद अली पर कितना एतबार करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, और यही वजह है कि इमरान खान की उन्हें हमायत हासिल है, उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। लेकिन इस तरह से जो सरकारी अफसरान को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इसकी किसी जगह पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। अगर सईद मेहंदी के दामाद होने के नाते सिकंदर सुल्तान को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, तो फिर यहाँ पर फिर ये इशू भी उठेगा कि फिर आमिर अहमद अली को क्यों क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा या उन्हें हुकूमत की जानिब से आला ओहदों पर क्यों नवाजा गया है। तो नाज़रीन, दूसरी खबर के हवाले से अब हम बात कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था कि वकला के वो गैर कानूनी चैम्बर जो एमेनिटीज़ प्लॉट पर, हॉकी ग्राउंड पर, फुटबॉल ग्राउंड पर या क्रिकेट ग्राउंड पर बना दिए गए थे, उन्हें गिराने का हुक्म दिया गया था। 28 फरवरी की डेडलाइन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से उन गैर कानूनी मुबैना तौर पर वकला को जिन्होंने चैम्बर्स बना रखे थे, ये उन्हें डेडलाइन दे दी गई थी, नोटिस दे दिए गए थे। तो आज उस फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद बार कौंसिल की अपील पर समाअत हुई है। एक तो वकला की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि वो वकला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुबैना तौर पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए थे, उन्हें रिहा किया जाए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो जो मामला है, जो वकला मुबैना तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले में मुलव्वस थे, वो मामला हमारे पास नहीं है। उन वकला को रिहा करने का हुक्म हम जारी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को ये फ़ैसला जारी कर सके। लेकिन जो वकला के चैम्बर गिराने का मामला था, उस पर थोड़ा सा लीनिट व्यू जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। जो अपील दायर की गई थी उसे समाअत के लिए मंजूर किया गया है और अपील को समाअत के लिए मंजूर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटस को का ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वकला के मुबैना तौर पर गैर कानूनी चैम्बर्स के हवाले से, वो जूँ की तूँ बरकरार रहेगी, स्टेटस को बरकरार रहेगा। और इसका मतलब यह है कि वकला के चैम्बर जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया 28 फरवरी को गिराने जा रही थी, वो चैम्बर्स अब नहीं गिराए जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर हतमी कोई फ़ैसला नहीं कर लेती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत जो कि मंगल को होगी
नोटिस जारी कर दिया गया है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया गया है और जो दीगर मुतलका फ़रीक़ैन हैं उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकला के जो नुमाइंदे आज अदालत में पेश हुए, जिसमें हामिद खान भी थे, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और जो मौजूदा सदर हैं अफरीदी साहब, मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया अचानक से, वो भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए उसमें यह कहना था कि क्या आप चाहते हैं कि जो कब्ज़ा है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि फ़ुटबॉल ग्राउंड पर वकला ने कब्ज़ा कर रखा है, क्या नौजवानों की सहूलियत के लिए ये जो प्लॉट बनाए गए हैं इस पर कब्ज़े की इस तरह से इजाज़त दी जा सकती है? क्या अदालत में मौजूद जो वकला रोस्टम के अतराफ़ में खड़े हैं, क्या ये वही वकला हैं जिन्होंने एमेनिटीज़ प्लॉट पर चैम्बर्स बनाकर पब्लिक प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है? अदालत का ये भी कहना था कि बच्चों के ग्राउंड पर कब्ज़ा करना और वहाँ पर चैम्बर बनाना, इसकी किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो ये भी कहा कि वकला ने इस तरह का काम करके चैम्बर्स बनाकर सरकारी पब्लिक ज़मीन पर चैम्बर्स बनाकर जो है अपने वक़ार को क्यों कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? हम भी वकील रहे हैं, ये काम हमने कभी नहीं किया। वकला की तकरीरें उठाकर देख लें अदालतों के बारे में क्या बातें करते हैं। वकला इस अदालती निज़ाम का हिस्सा हैं, बेंच और बार एक दूसरे के साथ लाज़िमुल मलज़ूम है, लेकिन वकला जो है अपनी तकरीरों में अदालतों का जिसका वो हिस्सा है उसके वक़ार को तार तार वकला ने करना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आगे चल के ये भी कहना था कि वकला मुश्तल किस बात पे होते हैं, वकला ने जो किया, जो पब्लिक प्लॉट पर कब्ज़ा किया गया, इसका कोई जवाब किसी तरीके से नहीं बनता। लेकिन बहरहाल वकला की जानिब से जो उनके नुमाइंदे पेश हुए थे उनका यही था कि जब तक कोई मुतबादल जगह हुकूमत की जानिब से उन्हें चैम्बर्स के हवाले से अलाट नहीं की जाती, तब तक जो है हमारे इन चैम्बर्स को, वकला के चैम्बर्स को ना गिराया जाए, तब तक जो है इन चैम्बर्स को गिराने का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वापस लिया जाए। तो ये चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करते हुए 2 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है।